दोस्तों हिस्ट्री हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो करती है। जब किसी कंट्री में स्ट्रक्चर चेंज आता है और कोई उसे सही वक्त पर समझ लेता है, सही वक्त पर सेंस कर लेता है, तो वही इन्वेस्टर रियल इन्वेस्टर कहलाता है। लेट 90s में देखेंगे तो दुनिया Y2K प्रॉब्लम से जूझती हुई नजर आ रही थी। इंडिया के पास टैलेंट था, कॉस्ट एडवांटेज था और पॉलिसी सपोर्ट के साथ आईटी सेक्टर ने ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया। और उसके बाद आप देखेंगे अर्ली 2000 में एनबीएफसीज ने क्रेडिट गैप को फिल किया। जहां पर बैंक नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां एनबीएफसीज ने एमएसएमईज, हाउसिंग और व्हीकल फाइनेंस को पुश किया। तो दोनों ये एग्जाम्पल ये बताते हैं कि ये वो इंडस्ट्री तो ग्रो की, वो पीता हुआ कल हो चुका है, लेकिन आज के दौर में भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो ग्रो कर रही हैं। तो ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जो ग्रो कर रही हैं, और उन इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में भी बात करेंगे जिनमें पोटेंशियल नज़र आता है। छोटी कंपनियां हैं तो रिस्क भी है। और आज के दौर में देखेंगे तो एआई, डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी, और अगर आप देखेंगे डिफेंस एंड एरोस्पेस, फिनटेक, ये सारे सेक्टर जो हैं ये काफ़ी तेज़ी से और साइलेंटली ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज के दौर में कोई इनको नज़रअंदाज करता है, अगर इन पर स्टडी नहीं करता है, रिसर्च नहीं करता है, तो शायद उनको कल पछताना पड़ जाए। तो ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये कल के दिन बहुत बड़ा धमाका करने वाली है, लेकिन इन कंपनियों में पोटेंशियल है, इन सेक्टर में अच्छा खासा पोटेंशियल नज़र आता है। तो आपको इन पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, इन पर आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय, होल्ड या सेल करने का कॉल नहीं है। आप देखेंगे जो डेटा सेंटर का सेक्टर है ये 2025 में 1.2 गीगावाट का है, और आने वाले वर्षों में 2030 से 2032 तक ये 8-9 गीगावाट तक होने का संभावना है। तो अगर इस लेवल का ग्रोथ किसी भी इंडस्ट्री में रहेगा तो क्या आपको उन पर रिसर्च नहीं करना चाहिए? क्या आपको उन पर स्टडी नहीं करना चाहिए? और ऐसा नहीं हवा में बात हो रही है, इसके पीछे का कुछ रीज़न भी अगर आप देखेंगे, कई सारे रीज़न है। जैसे एआई देखेंगे तो एआई एडॉप्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और एआई जिस तरीके से सर्ज कर रहा है वो बताता है कि फ्यूचर इस सेक्टर का काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। तो एआई को नज़रअंदाज आज के दौर में करना काफ़ी बड़ी भूल हो सकती है। वहीं पर देखेंगे डिजिटल इंडिया एंड डेटा लोकलाइजेशन, तो कुल मिलाकर जो गवर्नमेंट है वो डिजिटल इंडिया पर काफ़ी फोकस कर रही है। और आज के दौर में अगर आप भी हैं तो आप भी ये जानेंगे कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई भी कंट्री किसी का भी सगा नहीं है। तो इंडिया भी ये चाहता है इंडिया के पास जो भी डेटा है वो अपने देश में ही रहे, बिकॉज ये सिक्योरिटी का भी मामला बन जाता है। और आज के दौर में लड़ाइयाँ भी होती हैं तो उसमें भी डेटा का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर अपने देश का डेटा दूसरे देश के सर्वर पर, दूसरे देश के डेटा सेंटर में रहेगा तो ये काफ़ी बड़ा सवालिया निशान रहता है, और यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो गवर्नमेंट देखेंगे तो इस सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करती हुई नज़र आ रही है। और 5G जो रोल आउट हुआ है इसने भी डेटा सेंटर में काफ़ी बड़ा उछाल लाया है, बिकॉज आज के दौर में जो मोबाइल भी है वहाँ पर नेट काफ़ी तेज़ी से चलता है। अगर आप बैंकिंग में कुछ काम करते हैं तो वो डेटा सेंटर में जाता है, आप व्हाट्सअप में काम करते हैं तो वो डेटा सेंटर में जाकर डेटा स्टोर होता है, आप मूवी देखते हैं तो वो डेटा सेंटर में जाता है, अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो डेटा सेंटर में जाता है। यानी कि अगर आप कुछ सर्च भी करेंगे तो वो भी किसी ना किसी डेटा सेंटर में जाकर आपकी हिस्ट्री स्टोर होगी। तो एक चीज़ आप जानिए, ये काफ़ी रिस्की मैटर है, तो गवर्नमेंट जो है उसको शॉर्ट आउट करने में लगी हुई है। तो गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा पुश भी करती हुई नज़र आ रही है। और उस सेक्टर की आज जो पहली कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है बिकॉज ये कोई नई कंपनी नहीं है। ये कंपनी 1999 में इस्टेब्लिश्ड हुई है, यानी कि कंपनी काफ़ी पुरानी है और एक्सपीरियंस भी है। अगर आप देखेंगे 2004 में इन्होंने वर्ल्ड क्लास सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट बनाया, और ये कंप्यूटर क्या था, कैब्रू। और इन्होंने ये कहाँ पर बनाया, चेन्नई में बनाया। उस टाइम ये दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में शामिल था। यानी कि दोस्तों इस कंपनी का जो शुरुआत है ये आज के दौर में नहीं है, सुपर कंप्यूटर में इसका बिजनेस 2004 से ही है। और 2013 में देखेंगे नेशनल लेवल पर इसको पहचान मिली। कैसे पहचान मिली? परम युवा सेकंड जो इनका सुपर कंप्यूटर था, उस समय ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर में 69th पोजीशन पर था।
तो इससे इंडिया का भी दबदबा देखने को मिला कि इंडिया की भी कोई कंपनी है जो सुपर कंप्यूटर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर 2017 में देखेंगे तो इनको लार्ज स्केल एग्जीक्यूशन करने का इनको चांस मिला। कंपनी ने सर्विलांस प्रोजेक्ट लगाए और कंपनी ये 23 स्टेट्स में 204 लोकेशन पर सर्वर्स डिप्लॉय किए। मतलब दोस्तों ये कंपनी टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांगली करती हुई नज़र आ रही है। अगर 2008 में देखेंगे तो कंपनी को ग्लोबल वैलिडेशन मिला बिकॉज जो इंटेंट टेक्नोलॉजी है उन्होंने इनको एक अवार्ड दिया। कौन सा अवार्ड था? बेस्ट एचपीसी डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट का वो अवार्ड था। तो ये बताता है कि इंडिया की एक कंपनी है जो काफ़ी तेज़ी से इस सेक्टर में ग्रो कर रही है। वहीं पर 2019 में देखेंगे तो परम अंबर इन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया। किसके लिए बनाया? ये इसरो के लिए बनाया और उस टाइम ये इंडिया का 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में से एक था। तो ये सारे इनको ऑर्डर मिलना और एग्जीक्यूशन करके इस कंपनी का दिखाना ये बताता है कि कंपनी तो इंटरेस्टिंग है। और 2020 में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी है अपना कारोबार आगे बढ़ाती हुई नज़र आई है और इन्होंने इनको गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे ऑर्डर मिले। इनको एचपीसी स्टोरेज का एक प्रोजेक्ट मिला जिसकी कैपेसिटी 10,500 टीबी की है। मतलब दोस्तों ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्डर इनको मिलने शुरू हो गए। वहीं पर 2021 और 22 में देखेंगे बिजनेस का जो है वो नेक्स्ट फेज देखने को मिला। तो इस वक्त इनको पीएलआई स्कीम के लिए क्वालिफाई ये कंपनी हो गई। 5G क्लाउड डिप्लॉय किया और एआई एचपीसी के लिए ये कंपनी ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। मतलब दोस्तों कंपनी हार्डवेयर नहीं बल्कि सोल्यूशन भी कंपनी देती हुई नजर आई। और 2023 का जो समय था इस कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट समय था, काफ़ी इंटरेस्टिंग समय था बिकॉज इस समय इस कंपनी ने इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर बनाया जो वर्ल्ड रैंक में 75 पोजीशन इस सुपर कंप्यूटर ने अपना रैंक हासिल किया। तो एनवीडिया के साथ 2023 में ही इनको उनके साथ पार्टनरशिप करने का मौका मिला और 2023 में ही इस कंपनी ने अपना जो आईपीओ लेकर मार्केट में एनएससी और बीएससी पर आई। तो कुल मिलाकर 2023 का ईयर इनके लिए काफ़ी शानदार रहा। और 2024 में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ इन्होंने बढ़ाई। इंडिया के एंड टू एंड जो एचपीसी मैन्युफैक्चरर प्लांट है उसको रेडी करने में बहुत तेज़ी से अपना कदम बढ़ाया। और 2025 में दोस्तों देखेंगे तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ईयर इसलिए बन जाता है बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो बेनिफिट है वो मिलना शुरू हो गया और पीएलआई स्कीम 2.0 का इनको बेनिफिट मिला और गवर्नमेंट के सपोर्ट से प्रोफिटेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती हुई यहाँ से ही नजर आई। जिस तरीके से इन्होंने एनवीडिया के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है वो ये बताता है कि छोटी कंपनी है लेकिन इनका जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी स्ट्रांग है बिकॉज एनवीडिया एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड लेवल पर अपना स्थान रखती है। वर्ल्ड लेवल पर टॉप क्लास की जो कंपनी है जिनका मार्केट कैप सबसे बड़ा है उनमें से ये कंपनी एक है। तो ये कंपनी इंटरेस्टिंग है। अगर इसको और भी समझना चाहेंगे तो ये स्लाइड ये बताता है कि एचपीसी का जो कंपनी ये सेक्टर है ये है क्या? कंपनी डेटा सेंटर प्लस क्लाउड प्लस एआई से रिलेटेड पूरा सोल्यूशन पैकेज देती हुई नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से इसका बिजनेस है वो ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। और इसमें भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कई सारे सेगमेंट है और ये कंपनी जो गवर्नमेंट है उनके लिए उनके साथ मिलकर काम कर रही है। और इसके पीछे का रीज़न भी देखने जाएंगे वो कई सारे रीज़न है क्यों ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, क्यों छोटे जो व्यवसाय है उनके साथ काम नहीं करती है, जो छोटी कंपनी है क्यों उनके साथ काम नहीं करती। बिकॉज इनके पास जो सर्वर है वो नॉर्मल जो छोटे सर्वर होता है जैसे लिनोवो का सर्वर होता है, एचपी का सर्वर होता है और आप देखेंगे जो डेल का सर्वर होता है वैसा सर्वर इनके पास है ना। लेकिन ये भी वैसा भी सर्वर ये लोग लेकर आ रहे हैं। इनका जो सर्वर रहता है वो काफ़ी महंगा होता है। तो एक छोटी कंपनी को ऐसा सर्वर अपने कंपनी में डिप्लॉय करवाए तो काफ़ी मुश्किल है बिकॉज इसका कॉस्ट काफ़ी महंगा पड़ता है। तो गवर्नमेंट इनका क्लाइंट है, गवर्नमेंट का इस कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि कंपनी तो इंटरेस्टिंग नज़र आती है। अगर इनके आप क्लाइंट भी देखना चाहेंगे तो अगर आप देखेंगे तो कई सारे दिग्गज जैसे HAL, इसरो आप देखेंगे तो इंडिया ही नहीं वर्ल्ड लेवल के कई सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इनके
जो है मतलब है जो क्लाइंट है, तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, इस कंपनी पर आपको स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप क्वार्टर बाय क्वार्टर रीड नहीं करना चाहिए। ऐसी कंपनियों का जो आपको ग्रोथ है वो ईयर बाय ईयर देखना चाहिए, और ईयर बाय ईयर ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। तो ये बताता है कि कंपनी का फ्यूचर काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। तो आपको आज के दौर में इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। और इस कंपनी के पास प्रोस देखेंगे, रिजर्व देखेंगे, तो 567 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में 18 करोड़ का कर्जा। ये बताता है कि कंपनी के पास कर्जा काफ़ी कम है। और वैसे भी किसी फ्यूचरिस्टिक कंपनी के लिए अगर उसके पास रिजर्व ज़्यादा है, कर्जा कम है, तो ये काफ़ी मजबूत पॉइंट बनता है। बिकॉज जो फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में कंपनियां काम करती हैं, कभी कभी उनको रिजर्व बढ़ाने में काफ़ी दिक्कतें आती है। और कंपनी का मार्केट कैप 18,418 करोड़ का है। कुछ लोग देखकर बोलेंगे कि बहुत बड़ा मार्केट कैप बन चुका है, लेकिन आपको ये चीज़ जानना होगा कि इंडिया की मोस्टली अधिकतर जो कंपनियां हैं वो आईटी सर्विसेज में काम करती हैं, लेकिन ये कंपनी इंडिया के आईटी हार्डवेयर सेक्टर में काम करती है। तो इसका जो ग्रोथ है, अगर वो सही से स्केल करने में ये कंपनी सक्षम होती है, तो इंडिया में ये काफ़ी बड़ा स्थान हासिल कर सकती है। बिकॉज आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां का, छोटी भी कंपनियां हैं जिनके पास सर्वर है, उनको देखेंगे तो एचपी का, लिनोवो का ही सर्वर देखने को आपको मिलेगा, डेल का सर्वर देखने को मिलेगा। तो मोस्टली नेटवेब का सर्वर देखने को नहीं मिलेगा। अगर अपने ही देश की कंपनी अगर सर्वर बनाए तो कौन ऐसे सर्वर को नहीं लेना चाहेगा। अगर उन सर्वर को मैच करती हुई ये फ्यूचर में नज़र आती है और प्राइस को भी मैच करती है, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा खासा कर सकती है। और वही रीज़न है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर्स है, जो बड़े निवेशक है, वो इस कंपनी को काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर लेकर आए हुए हैं। और इस कंपनी, अगर कोई भी कंपनी लगातार अच्छा करती हुई नज़र आएगी, तो वहाँ पर जो वैल्यूएशन रहेगा वो काफ़ी महंगा ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ आप जानिए कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफ़ी महंगा है, और कंपनी फ्यूचर में अगर अपना जो ग्रोथ है उसको सस्टेन नहीं कर पाती है, तो काफ़ी बड़ा करेक्शन भी आ सकता है। ये चीज़ आपको जानना होगा। वहीं पर इंडिया की कंपनी देखेंगे, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वो काफ़ी बड़े मार्केट कैप की कंपनी है। उसके मुकाबले में इसको देखेंगे तो काफ़ी छोटी है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि उसके साथ तुलना क्यों कर रहे हो। जस्ट ये बताने के लिए इसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर में काफ़ी बड़ा स्थान बना सकती है। बिकॉज जिस तरीके से ये एनवीडिया के साथ काम करती है, जिस तरीके से ये इंडिया पर फोकस कर रही है, उसको देखते हुए इस कंपनी में पोटेंशियल काफ़ी इंटरेस्टिंग ढंग से नज़र आता है। और कंपनी का मार्केट कैप एनवीडिया का देखेंगे तो काफ़ी ह्यूज है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनी कल का एनवीडिया बन जाएगी, लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी का फ्यूचर लगता है, उसको देखकर ये लगता है कि अगर एनवीडिया के जैसा बन भी जाए तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। बिकॉज इंडिया इस सेक्टर में, सुपर कंप्यूटर सेक्टर में, सर्वर सेक्टर में, डेटा सेंटर सेक्टर में आज के दौर में बहुत ही पीछे है। तो अगर उसके आसपास में उसके आधा भी ये फ्यूचर में पहुंचती है तो काफ़ी अच्छा इनके निवेशकों के लिए हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जानिए कि ऐसी कंपनी में कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि ये कंपनी एनवीडिया का मुकाबला कर सकती है, ये कंपनी जो AMD है उसका मुकाबला कर सकती है। बिकॉज एनवीडिया, AMD, रिलायंस वर्ल्ड में काफ़ी जानी मानी कंपनियाँ हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन कंपनियों का भी सेम सेक्टर है, और इस सेक्टर में काम करने वालों कंपनियों का जो मार्केट कैप होता है वो काफ़ी विशाल होता है। और वही रीज़न है कि इस कंपनी का जो PE है वो काफ़ी महंगा दिखता है। मार्केट कैप देखेंगे तो 18,000 करोड़ का है, और कुछ लोग को छोटा लगेगा लेकिन कुछ लोग को बहुत बड़ा लगेगा। तो अपना अपना एक देखने का मतलब वो है कि किसको कैसा लगता है। लेकिन कंपनी का जो PE है ये महंगा है, तो इतना जान के चलिए कि रिस्क तो है। प्रमोटर के पास देखेंगे तो 71% का शेयर प्रमोटर अगर वो रखते हैं अपने पास, तो ये चीज़ है कि आपको यहाँ पर रिसर्च करनी चाहिए। बिकॉज जो प्रमोटर है उनका विश्वास अपनी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा है। या फाइज के पास, DIs के पास काफ़ी ठीक ठाक हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। और पब्लिक के पास आप देखेंगे तो 14-15% का शेयर है, और वैसे भी जो मोस्टली हिस्सा है वो प्रमोटर ही लेकर बैठे हुए हैं, तो किसी के पास बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कंपनी अच्छा खासा कर रही है। फ्यूचर में करेक्शन आता है तो आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर इनके पास ऑर्डर बुक देखेंगे तो 230 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके पास है। वहीं पर देखेंगे 4,142 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके पास पाइपलाइन में है, यानी कि फ्यूचर में ये ऑर्डर भी इनको मिल सकते हैं। और इनके जो क्लाइंट हैं ये देखेंगे तो कई सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब कॉलेजेस होते हैं, जो गवर्नमेंट एंटिटी होती हैं, वो इनकी क्लाइंट है।
वहीं पर प्रोस की बात करें तो लगभग लगभग कंपनी डेब्ट फ्री ही है, और कंपनी का जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है पिछले 5 सालों का, ये काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। और प्रोस और देखेंगे तो कंपनी का जो आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड है ये भी काफ़ी शानदार है। अगर और भी प्रोस आप देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी रेयर सेक्टर में काम करती है, सुपर कंप्यूटर प्लस डेटा सेंटर सेक्टर प्लस एआई का सेक्टर, तो ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ सेक्टर है। तो इस कंपनी के लिए ये भी प्रोस की बात बन जाती है। और कंपनी जिस तरीके से, मतलब इस कंपनी का अगर प्रोस और भी देखना चाहेंगे तो ये मार्केट में लिस्ट होने वाली काफ़ी गिनी चुनी कंपनियों में से एक है, बिकॉज कई मतलब जो इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं वो हम कंपनियां हैं वो मार्केट में अभी लिस्ट भी नहीं है, तो उसका भी इनको फ़ायदा ज़रूर मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं पर कॉन्स की बात करें तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी महंगा है, और कंपनी का बुक वैल्यू तो छोड़िए, कंपनी का जो पी है वो काफ़ी महंगा है, तो ये भी कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बनता है। अगर कंपनी को फ्यूचर में, अगर इस कंपनी को का जो ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूशन करने में दिक्कत होता है, अगर एग्जीक्यूट नहीं करती है, तो इस कंपनी में काफ़ी बड़ा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। और कंपनी को सर्वर डिप्लॉय करने के लिए जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए इनको कई सारे सेमी कंडक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, जिनको ये वर्ल्ड स्तर से कई सारे कंट्री से मंगाते हैं। अगर दूसरे देशों में भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसकी वजह से इस कंपनी पर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, अगर रॉ मटेरियल महंगा होता है उस सेक्टर का तो। लेकिन जिस तरीके से फ्यूचर इंडिया का नज़र आता है, ऐसा काफ़ी मुश्किल लगता है कि इस कंपनी पे कुछ ऐसा हो। लेकिन कंपनी है, न्यू एज कंपनी, बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो आपको ये चीज़ जानी है। प्रोस तो है लेकिन कॉन्स भी कई सारा है। और एक इंटरेस्टिंग डेटा अगर आप देखना चाहते हैं तो वो ये है कि संजय लोढ़ा देखेंगे, कंपनी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनका अगर आप देखेंगे इन्होंने पढ़ाई कितना किया है, तो आप देखेंगे इकोनॉमिक्स से इन्होंने डिप्लोमा किया है। और नवीन लोधा को देखेंगे, इनके पास क्या डिग्री है, तो बैचलर्स से किससे, कॉमर्स से इनकी डिग्री है। विवेक लोढ़ा को देखेंगे तो इनके पास कॉमर्स से डिग्री है। नीरज लोढ़ा को देखेंगे तो इनके पास भी कॉमर्स की डिग्री है। वहीं पर आप देखेंगे मृत्युंजय महापात्रा को देखेंगे तो इनके पास फिजिक्स की डिग्री है। वहीं पर इंद्रजीत सिंह बागला को देखेंगे तो इन्होंने फिजिक्स में पीएचडी किया है। वहीं पर रोमी जट्टा को देखेंगे तो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का डिग्री है। वहीं पर विवेक मोदी को देखेंगे तो इनके पास सीए का, मतलब एज अ सीए है कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर इनके जो प्रमोटर ग्रुप है, जो इनके लीडरशिप ग्रुप है, उसमें काफ़ी एक चीज़ की कमी नज़र आती है कि इनका जो बैकग्राउंड है, इनके पास जो डिग्री है वो आईटी से रिलेटेड नहीं है। तो इस चीज़ पर आपको काफ़ी गहन अध्ययन करना चाहिए कि जो भी इनके टॉप पोजीशन पर इनके कंपनी में बैठे हुए हैं वो तो या तो कॉमर्स से हैं, या तो सीए है, या तो फिजिक्स से इनके पास डिग्री है। तो क्या रीज़न है कि जिनके पास जो आईटी सेक्टर है उसका इनके पास काफ़ी कम डिग्री है। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि इनके पास डिग्री नहीं है तो ये अच्छा कर नहीं सकते, लेकिन एक सोचने वाली बात ज़रूर है। और एक कौन सी वाली बात भी बन जाती है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम नेटवेब टेक्नोलॉजीज है, तो आपको इस पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आती है। और दोस्तों अगर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज फ्यूचर में आने वाले समय में और भी इंटरेस्टिंग सेक्टर की, ग्रोविंग सेक्टर की, इमर्जिंग सेक्टर की इंटरेस्टिंग कंपनियों के बारे में यहाँ पर रिसर्च होगी, यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। तो आप सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हो तो कर लीजिए। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे तो इसका भी बिजनेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसको भी देखेंगे अगर आप तो डेटा सेंटर में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। छोटी कंपनी है और इसमें रिस्क भी काफ़ी बड़ा बन जाता है, बिकॉज छोटी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इस कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो 25 सालों से ज़्यादा का है। 1500 प्लस इस कंपनी के पास प्रोफेशनल्स है, और इनके ऑफिसेज देखेंगे इंडिया के 10 सिटीज़ में फैले हुए हैं। वहीं पर यूएई और सिंगापुर में भी इनके पास ऑफिसेज हैं। यानी कि दोस्तों ये कंपनी इंडिया में भी है और इंडिया के बाहर भी है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भागा नहीं है, ऐसा बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाया है। और वो यही रीज़न है कि इस कंपनी का जो पी है वो काफ़ी कम है। कहाँ पर एक कंपनी 150 के आसपास के पी पर काम कर रही थी, वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे तो 28 के पी पर काम कर रही है। तो ये बताता है कि इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो पहली कंपनी की लेवल का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि फ्यूचर में नहीं हो सकता है, होने का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हैं। और कंपनी का मार्केट कैप 1423 करोड़ का होना ये बताता है कि कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और कंपनी का अगर अच्छे पॉइंट की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व अच्छा खासा है, उसके मुकाबले में कर्जा कम है। और किसी भी छोटी कंपनी के पास रिजर्व के मुकाबले में कर्जा मजबूत रहता है, तो एक मतलब कर्जे के मुकाबले में रिजर्व मजबूत रहता है, तो अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। प्रमोटर के पास देखेंगे
और पब्लिक के पास देखेंगे तो मोस्टली इनके पास ही शेयर देखने को मिलेगा। ऐसा एफआईज और डीआईज का भी इस कंपनी में आगमन नहीं हुआ है। तो ये एक चीज़ जानिए कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में है। और प्रोज की बात करें तो ये कंपनी लगभग डेप्थ फ्री कंपनी है। डिप्टर डेज काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, तो ये भी एक रिस्क का फैक्टर ज़रूर बन जाता है। और ओरियंट टेक्नोलॉजीज कंपनी का नाम है, तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करनी चाहिए। छोटी कंपनी है तो इसमें रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो दोनों कंपनियां इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं, रिसर्च मटेरियल दोनों कंपनियां बन जाती है। और दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड करने का कॉल नहीं है। बिकॉज दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और दोस्तों मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।